हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वो सफर पर थे, इसलिए बात नहीं हो सकी थी। लेकिन कई इसमें आज जो इश्यूज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि ट्रंप की सऊदी अरब के यात्रा के दौरान इजराइल ने गाजा पर फिर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कम से कम 30 लोग शहीद होने की खबर है। इसके साथ साथ जो अमरीकी इजरायली सिटीजनशिप रखने वाला कैदी जिसको छोड़ा गया, एडन अलेक्जेंडर, उसकी फैमिली ने ट्रंप का, विटकॉफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा नहीं किया। वो भी एक सवाल बना हुआ है वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि क्या अब अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग अलग बढ़ गए हैं? क्या जिस तरह से अमेरिका ने हमास और हूथी और ईरान से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, क्या ये इजराइल से दूरी के इशारे हैं? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंगबंदी कराने में ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं और भारत सरकार उससे पूरी तरह से इनकार कर रही है, क्या इसका कश्मीर मामले पर कोई असर पड़ेगा? ये कई सवाल आते हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या अब अमेरिका और इजराइल का रास्ता अलग अलग हो गया है? क्या इजराइल की तबाही या खात्मे के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या कुछ है? सबसे पहले मैं वही समझना चाहूंगा, फिर हम और चीजों पर बात करें। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इजराइल नेतन्याहू और ट्रंप में बातचीत बंद है। हम्म। देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑफिशियली। हम्म। बीच में मध्यस्थ, अब इतना पुराना रिश्ता है और रिश्ता अभी भी है ही। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ट्रंप ने ऐसा कह दिया है कि हम एड बंद कर देंगे या कुछ ये कर देंगे। हालांकि टैरिफ्स वगैरह लगाए हैं जिससे इजरायली इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, वो भी वॉर टाइम इकोनॉमी को। अभी उनके उनके यहाँ तथाकथित वॉर चल रही है। खैर, अब मामला यह है लेकिन कि ट्रंप नेतन्याहू की कुछ चीजों से चिढ़ गए और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है उनका मैनिपुलेटिव नेचर। क्योंकि नेतन्याहू की आदत है कि वो चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे वो इवन जॉर्ज बुश के समय तो नियोकॉन्स पावर में थे, तो उनसे इनके बड़े अच्छे संबंध थे। फिर बैरक ओबामा के समय भी, बाइडेन के समय भी नेतन्याहू का एक बड़ा कॉन्डिसेंडिंग सा एटीट्यूड रहता था। उसकी जरा उर्दू हिंदी देख लीजिएगा। जो ये कॉन्डिसेंडिंग का जैसे वो कोई बहुत मॉरल हाई ग्राउंड पे हैं और अमेरिका तो करना ही है जो जो वो कह रहे हैं। तो इस तरीके का एक एटीट्यूड उनका था कि हम तो देखिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उसके मिडिल ईस्ट में अकेले हम वो हैं, ये हैं, डेमोक्रेसी हैं, ये सब, और अमेरिका को तो हमें हेल्प करना ही है, वो मान के चलते थे। और क्लिंटन ने एक बार ये झल्ला के कहा भी था कि ये बताओ कि सुपर पावर कौन है, हम हैं कि वो है। मतलब अपने एड से कहा था, बहुत फेमस है ये, कि क्लिंटन ने कहा था कि सुपर पावर हम है कि ये है, ये नहीं समझ में आ रहा। बहरहाल, ट्रंप लेकिन एक दूसरी तरह की मछली है, और ये जो मछली है ये थोड़ा मतलब ये उस तरीके से आपका मतलब जाल में आप जाल फेंकिए तो ये जाल को अवॉइड करती है। और इसमें यह है कि एक जो नेतन्याहू खासतौर पे बाइडेन से जुड़े रहे, क्योंकि ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें ट्रंप के उतने इख्तिलाफ इजराइल से नहीं हुए, लेकिन जो बाइडेन के टर्म के समय नेतन्याहू पूरी तरह से क्योंकि बाइडेन हर बात उसकी सुन रहा था, हर बात, और उसमें इसने ट्रंप को बिल्कुल इग्नोर किया, और ट्रंप बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूटेड था। 4 साल में 58 केसेस, दो इम्पीचमेंट्स, क्या क्या। अब वो बदला ले रहा है। अब वो बदला लेने में नेतन्याहू जो है, अच्छा ये नहीं है कि उसको गाजा से मोहब्बत है या ये, हालांकि एक ट्रंप का एक और पहलू है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ट्रंप को अभी फिलहाल जो है उसको ये लग रहा है कि हमको, मतलब जो नेतन्याहू ने एक तो उसकी वो नहीं ली, बिल्कुल सुध नहीं ली, और इसी वजह से वो नरेंद्र मोदी से भी नाराज है और इसी वजह से नेतन्याहू से भी नाराज है। ये उनके अलायंस को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एम्बैरेस करना चाहता। He wants to embarrass नरेंद्र मोदी, he wants to embarrass नेतन्याहू। तो ये जो वो कर रहा है, दो चीजें उसने की। उसने होस्टेजेस में जो अमेरिकन इजरायली होस्टेज था, देखिए 59 होस्टेजेस अभी गाजा में हैं, उन 59 में 24
जिंदा होने की बात थी। अभी हमास ने कुछ 3 हफ्ते पहले ये एक खबर चला दी थी कि ईडान अलेक्जेंडर मिसिंग है, क्योंकि उसको जो गार्ड कर रहा था हमास का फाइटर, वो मारा गया है इजरायली बमबारी में। अमेरिका घबरा गया और पूरा। अब अमेरिका ने एक सेपरेट डील हमास से कर ली ईडान अलेक्जेंडर के लिए। अब वो जब डील हो गई है तो बाकी जो ये 24 में, उसमें देखिए 59 में 24 जिंदा हैं और बाकी मृत हैं, डेड बॉडीज हैं। अभी 4 अमेरिकन डेड बॉडीज भी हैं, अमेरिकन इजरायली, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप वहां पर है, इजराइल में डुअल सिटीजनशिप है। तो अब जो ईडान अलेक्जेंडर का वीडियो भी आया था जिसमें उसने नेतन्याहू को कोसा था, और उस समय ये बात हो रही थी कि ये तो हमास का प्रोपेगेंडा है। उसके बाद हमास ने कई और मतलब निमरीत कोहेन और कुछ और जो प्रिजनर्स हैं जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, उनका भी हमास ने मतलब वीडियो जारी किया। और सब में इजराइल कहता था कि ये तो ड्रामा है, पर ये ड्रामा नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जब ईडान अलेक्जेंडर को छोड़ा गया तो उसमें हमास ने एक सिंपल सेरेमनी रखी और उसको रेड क्रॉस को दिया और फिर वो अमेरिकन प्लेन पे चढ़ा। नेतन्याहू से उसने मिलने से इनकार कर दिया। अगर ये बात जरा सी भी होती, भाई है तो वो इजरायली सिटीजन भी ना, इजराइल आईडीएफ की तरफ से लड़ रहा था तभी पकड़ा गया, और उसके कैप्चर के सीन्स भी सामने आए। 7 अक्टूबर को ही वो कैप्चर हो गया था। तो वो जो पूरी एक चीज है कि वो नेतन्याहू से नहीं मिला। दूसरी बात, नेतन्याहू को इस बातचीत का इल्म ही नहीं रहा है। वो एक अमेरिकन ऑफिशियल अरब ओरिजिन के जिन्होंने ट्रंप की मदद की थी इलेक्शन में, मुस्लिम वोट दिलाने में, अरब मुस्लिम वोट दिलाने में, उनसे उनका नाम बीरी बहसाब है या बीरी बासा, ऐसे है, मैं सरनेम भूल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बादशाह। हाँ, तो वो उनसे जो है सीधे हमास का संपर्क हुआ। हमास ने उनसे बातचीत की, फिर विटकॉफ से बातचीत की जो ट्रंप के नुमाए हैं, बाकायदा सब, फिर व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम मैसेजेस एक्सचेंज हुई, जो भी ऐप वो यूज करते हैं। और फिर ये बात तय हुई, और खलील हैया, ये खलील हैया से भी डायरेक्टली विटकॉफ की बात हुई, और खलील हैया मोस्ट प्रॉब्ली गाजा में ही है अभी। तो वो जो पूरी एक जो सूरत हाल ऐसे बने, तो हमास ने गुडविल जेस्चर के तौर पे ईडान अलेक्जेंडर को छोड़ा। अब इजराइल में हड़कंप मच गया। अब ये देखिए 12 मई की बात है, 12 मई को छोड़ा। पूरा कल जो 13 मई था उसमें जो इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि अब हमें क्या अमेरिकन पासपोर्ट लेना होगा अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद जो बाकी प्रिजनर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट है, ये इतना खराब प्रेसिडेंट सेट हुआ है जो ये जो नेतन्याहू ने किया है, कि इससे ये साफ हो जाता है कि नेतन्याहू की ट्रंप के सामने एक नहीं चलती। ट्रंप जब चाहे गाजा में कुछ भी कर सकता है। और यहां तक बात आई कि जो हिब्रू वेबसाइट्स ने लिखा कि अगर ट्रंप अभी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहा है, वहां पर इजराइल में उसका इजराइल इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट टाइम ये हुआ था बैरक ओबामा के समय, और बैरक ओबामा से बहुत स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप नेतन्याहू के थे, ईरान डील वगैरह को भी लेके। तो ट्रंप अभी यहां भी नहीं ये विजिट कर रहा है। यमन से उसने अलग से समझौता कर लिया है। और बल्कि आज जो ताजा घटना है कि पिछले 24 घंटे में 3 हमले यमन ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पे किए हैं, और बेन गुरियन एयरपोर्ट की यातायात फिर से बंद हो गई। और ट्रंप से पूछा गया, और इसमें कार्टून भी बने, तो ट्रंप ने कहा कि भाई यमन ने यह कहा था कि अमेरिकन शिप्स पे हमला करेगा, हमला नहीं करेगा। करार ये हुआ था, ये तो ना करार हुआ था इजराइल पे नहीं करेगा। हाँ, मतलब वो अमेरिकन जहाज पे हमले नहीं करेंगे, वो ये तो ना हुआ है कि इजराइल पे हमला नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से ट्रंप ने हाथ झाड़ लिया। अब उसके बाद नेतन्याहू ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जो अफ्रीकन लायन करके मिलिट्री एक्सरसाइजेज अफ्रीका में जो चल रही हैं, जिसमें इजराइल भी शायद है, अमेरिका भी है, सेनेगल, ट्यूनीसिया, मोरक्को, ये सब हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ इजराइल में ही बातचीत चल रही थी प्रेस से। तो उसमें उसने कहा कि गाजा का जो ग्राउंड इन्वेजन है वो नहीं रुकेगा, हम पूरी तरीके, एंड वी विल ऑक्यूपाई इट इनडेफिनेटली। मतलब अब तो उसकी लाइन क्लियर हो गई है कि नो पैलेस्टीनियन स्टेट। जो फ्रांस कह रहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को हम जून में शायद रिकग्नाइज कर लें, कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ये बुलाएं। अभी ट्रंप सऊदी अरेबिया में है तो इस पर भी बात होनी है। उसने कहा पैलेस्टीनियन स्टेट का तो सवाल ही नहीं है, हम गाजा को इनडेफिनेटली मिलिटरीली हम उसको ऑक्यूपाई करेंगे, कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। लेकिन वही दूसरी स्थिति भी है। रिजर्व आज ही खबर आई है और हिब्रू मीडिया से आई है
बाकायदा उस पे उसको मैंने अपने एक्स हैंडल पे भी डाला, उस पे टीवी शो हुआ है कि रिजर्व जो सोल्जर, क्योंकि गाजा में इन्वेजन का मतलब है कि आप लाखों सोल्जर्स भेजिए। अब उसमें अभी 3 डिविजन हैं, शायद ये 15-20 हजार। सीरिया में इनकी फोर्सेज हैं, लेबनान में हैं और वेस्ट बैंक में हैं। तो सीरिया से इन्होंने फोर्सेज अपनी बुलाई हैं, जिससे सीरियन फ्रंट भी इफेक्ट होगा। लेबनान से भी बुलाने की बात है। इस बार बड़ी प्लानिंग है कि बड़े तरह से घेर के और जो फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं उनको कम से कम 20 लाख में से 10 लाख को तो गाजा के बाहर फेंक दिया जाए, चाहे 5 साल लगे। ये इनकी पूरी प्लानिंग है। ये सफलता असफलता तो भूल जाइए, वो एक अलग कहानी। तो अब उसमें जो दिक्कत आ रही है कि जो सोल्जर्स हैं वो इनके ये मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और रिजर्व सोल्जर्स नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधे टाइम ड्यूटी करो, पूरा भत्ता ले लो। मतलब वहां बहुत ज्यादा सिनिसिज्म है। और अभी भी देखिए, रोनेन बार को उन्होंने डिसमिस किया था। रोनेन बार ने मान भी लिया था शिनबेत के चीफ ने कि हम जून में इस्तीफा देंगे, लेकिन फिर नेतन्याहू ने वो ऑर्डर ही वापस ले लिया। मतलब वाकई गृह युद्ध की स्थिति थी वहां पर। और अभी जो नए सेनाध्यक्ष हैं याल जमीर, उनका भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी उनके बयान आते रहते हैं। अब ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो देखिए आज वहां पर हुआ है, यूरोपियन हॉस्पिटल को इन्होंने बॉम्ब किया, और इतना बॉम्बिंग इन्होंने की कि मतलब हसन नसरल्ला पे अगर वो जैसे जितने हसन नसरल्ला को मारने में की थी, उसका लगभग आधा, मतलब उतने 1000 टन इन्होंने बम गिराए। और वो क्यों गिरा है, अब उसमें सिविलियंस बहुत मारे गए हैं। आज आज करीब आई थिंक 62 करीब या 72 गाजा के सिविलियंस शहीद हुए। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको ये शक था कि मोहम्मद सिनवार वहां है। एक्चुअल बात ये थी, मोहम्मद सिनवार को ये लोग वहां ढूंढ रहे थे कि मोहम्मद सिनवार जो हैं, इनके यहिया सिनवार के भाई जो ग्राउंड ऑपरेशन संभाल रहे हैं, वो यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे, क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किए, वही जो सैयद नसरल्ला के खिलाफ यूज किए। तो अभी तो कोई खबर ऐसी है नहीं कि मोहम्मद सिनवार को कुछ हताहत हुए या कुछ हुआ। लेकिन हो सकता है भाई, देखिए ऐसी चीजें हुई हैं पहले कि कुछ इन लोगों ने, इजराइल ने बमबारी की है, जिसमें उन्होंने प्रिसाइज बमबारी करके कुछ लोगों को उन्होंने मारा है। अब मोहम्मद सिनवार के बारे में ये कहा जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिन, अभी अभी कुछ ही घंटों में कुछ न्यूज आए, तब तक उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसमें एक बात यह है कि मोहम्मद सिनवार भी अगर सीन से हट जाए, तो उसमें जो हमास की जो प्रिपरेशन है अब दूसरी तरह की हो गई है। उनकी लीडरशिप का इतना बड़ा हिस्सा गया। अब वो पूरा जो एक नई लीडरशिप आ गई है, उस नई लीडरशिप के बारे में इजराइल जानता भी नहीं है। एक एक आदमी का नाम नहीं जानता। एक दो लोग बाहर आए जो प्रिजनर एक्सचेंज के समय, उनके अलावा वो किसी का नाम भी नहीं जानता है। और उसके बाद वो लोग अलग तरह से हमास लड़ रहा है इस बार वो पहले आमने सामने की लड़ाई भी कर रहा था, गुरिल्ला वॉरफेयर भी कर रहा था, हिट एंड रन भी कर रहा था, हिट एंड स्टे भी कर रहा था। अब केवल हिट एंड रन कर रहा है। तो इजरायली फोर्सेस को अगले 3-4-5 सालों में वहीं फंसा के गाजा में मारने की प्लानिंग है। और गाजा के लोग किसी भी कुर्बानी को कोई भी किसी भी स्तर की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तुम क्या कर लोगे? तुमने 52,000 मारे, 50,000 और मार दोगे। तो ये जो पूरी एक, और दुनिया देखती रहेगी। दुनिया को देखिए, किसी ने कभी ना कभी इंटरवीन करना है। वो तो देखिए, क्योंकि जो आदमी, आप पूरी एक कौम तैयार हो गई है कि उसको मरना है और या जीतना है, तो अब उसको दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती है, चाहे आप कुछ भी कहें। बिल्कुल। अच्छा, अरब देश जितने भी उनके मिश्रा जी, एक चीज पे और मैं जरा बात करना चाहता हूं, यहीं जरा रुक करके। ट्रंप ने अपने इस दौरे में 2 बड़े ऐलान किए। एक तो ये कहा कि सऊदी अरब अपने मुताबिक अपने टाइम पर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बात सोच सकता है। मेरा दिल तो यह चाहता है कि जरूर कर ले, लेकिन अब सऊदी अरब अपने आप फैसला करेगा कब उसको ज्वाइन करना है अब्राहम एकॉर्ड्स में, यानी इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने। दूसरी तरफ एक और बड़ा ऐलान किया है कि हम सीरिया के खिलाफ जो पाबंदियां थी वो हम खत्म करने का ऑर्डर कर रहे हैं, और अब नाउ इट इज देयर टर्न टू शाइन, यानी अब हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो अब वो बहुत तरक्की करेंगे। ये जो 2 बड़ी जिसमें, और एक खबर बीच में ये आई थी कि अहमद अल शरा ने ये कहा है कि पाबंदियां आप हटा लो तो आप दमिश्क में ट्रंप टावर भी बनाओ और हम इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल भी कर लेंगे। और ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मुझे उम्मीद है कि आप वंडर्स करेंगे।
क्या ये वंडर्स वाला जो इशारा दिया है वो क्या 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 कुछ होने वाला है? अरे वंडर्स, ट्रम्प के वंडर्स का कोई वो है नहीं, मतलब उसका खास मतलब वो ये जरूर है। देखिए यहां भी इजराइल डिस्कंफर्ट में है सीरिया के इशू पे। सऊदी अरेबिया पे भी मैं बाद में आऊंगा। सीरिया के इशू पे इजराइल को समस्या ये है कि ट्रम्प ये नहीं कह रहा है कि इजराइल जो आगे बढ़ा है गोलैन हाइट से कुनेत्रा पे, उसका अभी कुनेत्रा पे हरमोन जो माउंटेन्स हैं उस पे है। ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि इजराइल, जो इजराइल चाहता है कि ट्रम्प कहे कि इजराइल के कुछ सॉवरिन राइट सीरिया पे हैं, ये ट्रम्प ने अभी तक नहीं कहा है और वो कभी कहेगा भी नहीं। उसने बल्कि उल्टा किया, उसने क्योंकि अभी कुछ दिनों से पहली बार पिछले हफ्ते 10 दिन में अल शारा और इजराइल में थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हुआ था और टर्की के साथ तो चल ही रहा है मामला। अब यहां पर जो ट्रम्प ने बयान दे दिया है कि वो सैंक्शंस हटा देगा, इसमें भी उसने इजराइल से कंसल्ट नहीं किया। इजराइल की अजीब मेंटालिटी हो गई कि हर चीज में, अब ये उसकी आदत है, हो सकता है बाइडेन ये हो सकता क्या करता ही था, हर चीज में जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया इसका कुछ भी हो, ये इसमें इजराइल हमसे, अमेरिका हमसे कंसल्ट करे, ये जिद हो गई है। ये अजीब तरह का एक ऑब्सेशन हो गया है। और ऑब्सेशन क्या हो गया है? ये ग्रेटर इजराइल का एक मैंडेट जो नेतन्याहू लेके चल रहे हैं, अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी सरकार गिरेगी, उनकी सरकार गिरेगी तो वो जेल जाएंगे। वैसे भी अगले साल इलेक्शन है, इसीलिए देखिए ये 5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाजा का अगर ग्राउंड इन्वेजन होता भी है तो 1 साल का होगा, लेकिन उसमें भी बहुत नुकसान होगा इजराइल का। तो 1 साल वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 2026 में चुनाव, उसको ये नहीं उसको टलवा नहीं सकते। तो अब यहाँ जो देखिए सिचुएशन है कि सीरिया को लेके, सऊदी अरेबिया को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इजराइल, क्योंकि सऊदी अरेबिया को साफ साफ ट्रम्प ने डीलिंग कर दिया है। यहां तक कि वो सिविलियन न्यूक्लियर डील की भी बात है। ईरान से बातचीत जो चल रही है वो अभी चल रही है, अभी खत्म तो ही नहीं है। और उसमें देखिए उसका 3-4 राउंड हो गए हैं, फिर अगला राउंड होना है। तो वो भी इजराइल को पिन प्रिक कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया उनको पिन प्रिक कर रहा है कि ये गया यहाँ नहीं आया, या वहां पर गया, इसने डीलिंग कर दिया है कि इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करना जरूरी नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रम्प ने वहां पर कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक चीजें की, अरेबियन कॉफी उनको दी गई, उन्होंने सिप नहीं की जो वहां खराब माना जाता है, मार्को रूबियो ने की। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाई ये कतार, सऊदी अरेबिया, इनसे कि भाई आप तो हमारे बनाए हुए हो। अब हमारे मतलब वही कि मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने उनको बनाया था उस समय, तो अब हम ही हैं ब्रिटिश एम्पायर। तो हमारे हमारे मतलब अगर हम नहीं रहते तो आप नहीं रहते। तो अब ये सब बातें भी चल रही, तो कुछ डील हो रही है क्योंकि ट्रम्प बिजनेसमैन है और वो डील अपनी करना चाहता है। अल शारा की भी देखिए ये सब बातें जो है, ट्रम्प टावर बनाओ, ये बनाओ, ये सब हवा की बातें हैं, क्योंकि वहां पर दमस्कस को छोड़ के अल शारा वहीं तक है जहां वो अपने जो उनके मर्सिनरीज हैं, आर्मी भी नहीं, मर्सिनरीज हैं, उनको भेजते हैं, कत्लेआम करवा सकते हैं वहीं। फिर जब वो कत्लेआम करके लौटते हैं तो फिर वो एरिया किसी और के हाथ में चला जाता है। तो सीरिया पे अल शारा का कंट्रोल है, ऐसा है ही नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कोई अगर इस तरह की बात करे। तो अब यहां पर जो एक ये है कि देखिए ट्रम्प मिडिल ईस्ट में कुछ डील वगैरह करके अपना अपना पैसा बना के वहां से हट जाना चाहते हैं। एक चीज ट्रम्प की जरूर है, जो ट्रम्प ने यमन के बारे में जो 2 बातें देखी जब शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, जब ट्रम्प ने सबसे पहले जब बमबारी शुरू की, जब ये हुआ कि यूएस एयर स्ट्राइक्स करेगा यमन पे यूनिलैटरली, मतलब इजराइल कभी कभी साथ आ जाएगा लेकिन अमेरिका करेगा। और जो जो ट्रम्प उसमें उसने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ट्रम्प ने कहा था कि इट इज नॉट अ फेयर फाइट बट हूथीज विल बी फिनिश्ड। और उसने लेकिन ये भी कहा था इट इज नॉट अ फेयर फाइट विच इज द लैंग्वेज ऑफ अमेरिकन वेस्ट, जो 19th सेंचुरी का अमेरिकन वेस्ट था, जिसमें वो गन स्लिंगर्स, कॉयबॉयज होते थे, उनमें लड़ाई होती थी, तो दे ऑलवेज बिलीव्ड इन अ फेयर फाइट। तो वो उस तरह के इन्वोकेशंस करता है। तो उसने कहा इट इज नॉट अ फेयर। और अभी अच्छा, उसमें ये भी उस कोड में 19th सेंचुरी वेस्टर्न कोड में ये भी है कि आप एनिमी को रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो आपको हराए दे या आप उसको हराए। अब जो ट्रम्प ने कहा, आए
आई सल्यूट द करेज ऑफ यमनी ऑफ हूतीज, ये भी उसने कहा है कि दे फॉट वेल। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, अब एकदम अब से पहले नेतन्याहू भी और ट्रंप भी नए मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे। अब क्या दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से नया मिडिल ईस्ट बनाने की बात कर रहे हैं? क्या नेतन्याहू अब भी ग्रेटर इजराइल वाले नक्शे को लेकर के बैठे हैं? क्या ट्रंप सिर्फ अपना कारोबार करना चाहते हैं? एक बिजनेसमैन है वो, $1 ट्रिलियन सऊदी अरब से मिल जाए, उधर से एक 400 मिलियन का हवाई जहाज गिफ्ट में मिल रहा है कतर की तरफ से, तो ये एक बड़ा लुटेरा एक इलाके में आकर के बहुत कुछ लेकर के चला जाए और लोग देखते रहें। ये लोग, जो अरब लोग इन मुल्कों में रहते हैं, वो अपनी अपनी हुकूमतों को ये देख रहे हैं कि ये इजराइल के खिलाफ नहीं है, ये इजराइल को मदद कर रहे हैं, और ये एक बड़ा ठेकेदार, बड़ा कारोबारी बहुत कुछ यहां से लेकर के चला जाता है। इसका अरब लोगों पर, अरब अवाम पर क्या कुछ असर हो सकता है? नहीं, अरब अवाम तो नाराज है। अरब अवाम किसी भी तरह की सऊदी अरेबिया, देखिए सऊदी अरेबिया ने जो नॉर्मलाइजेशन की बात भी की थी, वो हमेशा उसमें ये बात थी कि पैलेस्टीनियन स्टेट को इजराइल रिकॉग्नाइज करे। अब उसके बाद जब 7 अक्टूबर हो गया, 7 अक्टूबर के बाद वो स्थिति खत्म हो गई कि पैलेस्टीनियन, और धीरे धीरे यहां आ गई कि पहले नेतन्याहू ने कहा हमास को खत्म करेंगे, होस्टेजेस को फ्री करेंगे, उसके बाद ये लड़ाई हारे, फिर इन्होंने कह दिया पैलेस्टीनियन स्टेट हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, बाकायदा पास कर अपने पार्लियामेंट में सब चीजें, और वेस्ट बैंक तो हम एनेक्स कर लेंगे, और पैलेस्टीनियन स्टेट हम मानेंगे नहीं, कभी कभी नहीं मानेंगे, ये पूरा रेजोल्यूशन। अब जब ये पूरी स्थिति होगी तो सऊदी अरेबिया तो नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकता इजराइल से। तो पहला गुस्सा जो अरब जनता का ये है कि इजराइल से कोई संबंध डायरेक्टली ना हो, मतलब उस तरह के ऑफिशियल, तो वो तो देखिए अरब देश मजबूर है, उनको वो करना पड़ेगा। अमेरिका से भी लेकिन नाराजगी है। अमेरिका ने जिस तरीके से पूरा किया है, लोग अमेरिका इजराइल को जो जो अरब अवाम है एक ही मानता है। अब ऐसी परिस्थिति में बताइए कि क्या होगा। यहां पर जो ट्रंप आए हैं और जो डील की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अब या तो वो जो एक जो हिब्रू मीडिया है वो ये कह रहा है इजराइल में कि अगर ट्रंप ने गाजा के लिए कोई बड़ी एड पैकेज, या ये कह दिया कि यूनिलैटरली ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेजेंगे, हालांकि उसमें भी कई वर्जन आ रहे हैं कि अमेरिका की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, इजरायली आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी, वो एड बांटेंगे, क्योंकि पहले इजराइल ने कहा था हम बांटेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको भी रिजेक्ट कर दिया हमास ने कि अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आके एड बांटे नहीं। उन्होंने कहा जो वैध संस्थाएं हैं गाजा की वही एड बांटेंगी, और उसमें क्योंकि इजराइल का ये नेतन्याहू का लॉजिक रहता है कि हमास एड चुरा लेता है, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, यहाँ की जो वैध संस्थाएं हैं आप एक प्रोफेशनल्स की टीम बना दो, चाहे उसमें हमास का कोई ना हो, लेकिन प्रोफेशनल्स की टीम हो, ना पीए के लोग हों और ना हमास के लोग हों, उसमें प्योर प्रोफेशनल्स हों, लेकिन फिलिस्तीनी हो, और वो लोग जो है अपने हिसाब से मतलब वो लोग एड बांटे। कोई हम अपने हथियार नहीं, हमारे पास हथियार रहेंगे, हमारे पास हमारी पूरी वो रहेगी, हम जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह और जब समझेंगे हम हमला भी करेंगे। ये सारी बातें हमास ने क्लियर कर दी। अब ऐसी सिचुएशन में हिब्रू मीडिया कह रहा है कि अगर ट्रंप ने गाजा में कोई एड अनाउंस कर दी, कुछ ह्यूमैनिटेरियन अपना कुछ कर दिया, तो इजराइल विरोध कैसे करेगा? इजराइल अमेरिका का विरोध तो कर नहीं सकता, वहां तो अमेरिका से भिड़ने की बात आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे एक चीज जो नतीजा निकल के आ रहा है वो ये कि अमेरिका की जो सॉलिड शीशा पिलाई हुई दीवार बनके जो सपोर्ट इजराइल के साथ थी, वो अब दरकती हुई, अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है ट्रंप के इस दौर में, जबकि वो इजराइल से बगैर कोई मशवरा किए बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। अब मैं आना चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के सिलसिले में, वक्त हमारे पास कम रह गया है। ये जो ट्रंप ने दावा किया कि हमने जंगबंदी कराई, और मोदी सरकार कह रही है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले वहां से फोन आया, फिर ये जो एक नई किस्म की सिचुएशन बनी है, क्या कश्मीर का मामला फिर से इंटरनेशनल कराने में मोदी जी का कोई रोल है? क्या कुछ ऐसा बनता जा रहा है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो थर्ड पार्टी मीडिएशन, जिसको अब से पहले भारत हमेशा मना करता रहा है, अब भारत कहां खड़ा है?
देखिए, भारत तो फंस गया है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ट्रंप ने जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज करने की बात की है, उसमें ऑब्वियसली शिमला अग्रीमेंट के वो खिलाफ है। अब शिमला अग्रीमेंट को पाकिस्तान ने भी अबेयंस में डाल दिया जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में किया। अब पाकिस्तान जो है वो तो चाहते ही था कि इंटरनेशनलाइज हो। जो बायलैटरल जो ये हुआ था कि कश्मीर मुद्दा बायलैटरल होगा शिमला अग्रीमेंट के तहत 1972 में, जो श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ, तो उसमें अब ये बात तो आ गई है कि मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण अब होगा। लेकिन उसमें एक चीज है कादमी साहब कि देखिए, ट्रंप भी बड़ा प्रैग्मेटिक आदमी है। मुझे लगता है उसको ये समझाया गया कि पाकिस्तान कि अभी अगर ये युद्ध चलता है, इसमें फिर ये चाइना आएगा, फिर ये आएगा, फिर इंडिया हो सकता है कि कुछ और अटैक कर दे, फिर उधर से न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, तो ये बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड में तुम्हें बहुत खराब इमेज जाएगी, तो यू शुड इंटरवीन। अब सोचिए, 3:30 बजे डीजीएमओ की बात हुई 10 मई को, दोनों डीजीएमओ की, और 5:25 पे ट्रंप का ट्वीट आ गया। तो उसको पता था ये बातचीत हो रही है और उसने एक क्रेडिट ले लिया। अब जब उसने क्रेडिट ले लिया तो भारत कुछ कर नहीं सकता है, पाकिस्तान को तो वैसे भी कुछ करना नहीं था, भारत क्या करता। अब नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी स्पीच हुई जिसमें उन्होंने बस हिंट किया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो हमने नया नॉर्मल सेट कर दिया है, टेरर कोई भी अटैक होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ये सारी चीजें हमने डेटर कर दिया है पाकिस्तान को। अब इन सब दावों को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो इंडियन आर्मी की जो ब्रीफिंग्स हो रही हैं, उन ब्रीफिंग्स के हिसाब से एक उनकी तो बड़ी कॉन्क्रीट और साइंटिफिक ब्रीफिंग होती है कि भाई हमने उस दिन जो है जो सबसे पहला जो हमला किया था 7-8 मई को, उसमें 11 टेररिस्ट साइट का, ये 9 टेररिस्ट साइट्स पे हमने टारगेट किया, उसमें आर्मी या सिविलियन साइट्स नहीं थी। उसके बाद 11 आर्मी साइट्स को, जब वहां से ड्रोन अटैक हुआ तो 11 आर्मी साइट्स को हमने टारगेट किया। उसमें लोग कह रहे हैं कि वो किरण हिल्स भी हैं जहां न्यूक्लियर वो है। अभी तक आर्मी ने कुछ नहीं कहा इस बार, ना आर्मी ने ये कहा, आर्मी से पूछा गया आपके भी कोई प्लेन डाउन हुए, उनका ऑल आर पायलट्स, उन्होंने ये ना हाँ कहा ना उन्होंने कहा सारे पायलट्स हमारे सेफली आ गए हैं। अब यहाँ दो चीजें हो, देखिए नरेंद्र मोदी एक तो एक्सपोज इस मामले में हो गए, क्योंकि मैं उस समय बाराबंकी बहराइच में था और मैंने देखा कि वो बिल्कुल बीजेपी का गढ़ है, और वहां के जो रूरल ब्राह्मण है जो बीजेपी के लिए मरने को तैयार हो जाता है, वो मोदी के खिलाफ हो गया। और ये मैंने कभी नहीं देखा पहले, और इतने वोकल तरीके से। पहले कुछ मौके आए हैं, लेकिन इतने वोकल तरीके से कि इसने तो पूरा देश सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था कि हम पीओके ले लेंगे इस बार, और ऐसा माहौल बनाया गया था, ऐसी मैसेजिंग हुई थी। तो वो जो होता है कि आपने, अच्छा, खुल के अडानी का नाम लिया जा रहा है कि भाई ये इनकी वजह से इनका जो इनकी जो एक बड़ा प्रोजेक्ट इनका गुजरात में पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे है, उसको बचाने के लिए ये पूरा हुआ है मामला। और भी कोई बात हो सकती है बहुत सारी, वो एक अच्छा अमरेश जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, हमारे पास बस 1-1.5 मिनट बाकी है। एक नजरिया ये बन रहा है कि जिस तरह से भारत के मीडिया ने, जिसे गोदी मीडिया कहा जाए, अब तो उससे भी अगली कोई टर्मिनोलॉजी लानी पड़ेगी। अब क्या जिस मीडिया ने लाहौर पर कब्जा करा दिया था, इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया था और कराची पर कब्जा करा दिया था, तबाह करने की खबरें दे दी थी, क्या उसी ने जो गोदी मीडिया मोदी जी की सेवा करता रहा है, क्या अब मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज बना दिया? क्योंकि जो मोदी भक्त हैं वो अब बहुत नाराज है, शायद उन्हें ऐसा लगा कि ये पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ गया था, वो हमारे हाथ से निकल गया। क्या यही मीडिया मोदी जी के लिए कुछ नुकसान पहुंचा गया क्या? ये ओवर रीचिंग कहते हैं इसको मोदी, क्योंकि मीडिया ने भी तो मोदी और शाह की ब्रीफिंग पे किया था ना। इस बार भी ये लोग सोच रहे थे कि ये ब्लफ, इस तरह के ब्लफ से हम निकल जाएंगे, लेकिन इनके ब्लफ में दो चीजें आड़े आ गई, ट्रंप के इंटरनेशनल कैलकुलेशंस और इंडियन आर्मी के जो प्रोफेशनलिज्म है। क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई देखिए गलती नहीं हुई, और इंडियन आर्मी ने उस समय जिस समय अपना ये जो फेक प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया का अपने चरम पे था, ये आपको याद होगा, तो 8 और 9 मई को 8 की रात 9 की सुबह ये अपने चरम पे था,
उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवाइजरी इशू की फेक न्यूज के खिलाफ। ये तो जो भी है वो जनता में यही मैसेज गया कि अब तो हम पूरा ले लेंगे, लेकिन आर्मी ने एक प्रोफेशनल अपना स्टैंड रखा और आर्मी जो है उसको मोदी ये नरेंद्र मोदी को खुली छूट देनी पड़ी। अब इसके इम्प्लीकेशंस बड़े जबरदस्त आने वाले हम मुझे लगता है, क्योंकि भारत में आर्मी कभी भी पोलराइज नहीं रही है, लेकिन आर्मी को कभी पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन, हालांकि लोग कहेंगे 1947 में वो पीओके ले लेते, ये ले लेते, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके से, और जो आर्मी ने सबसे पहले सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह को आगे रखा, और सोफिया कुरैशी को कल बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कह दिया कि वो तो उन्हीं की बहन को हमने इस्तेमाल करके उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। वो शाह है, कोई वीके शाह, जो वहां के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। सोफिया कुरैशी पे भी कमेंट। अब सोचिए इंडियन आर्मी पे क्या इस समय बीत रही होगी। बिल्कुल इंडियन आर्मी, और ये शशि थरूर जैसे लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, शशि थरूर जैसे लोग जो डिफेंड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इस समय वो खुल गए, एकदम प्रो बीजेपी हो गए। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला जो सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस तरीके से एक कम्युनल लाइन चलाने की कोशिश हुई। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम आपने इजराइल और अमेरिका के बीच में जो इख्तलाफात बन रहे हैं वो भी, और भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करा दिया मोदी जी ने, आपने ये भी कहा। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।